हेलो साथियों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल साइड क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं सुनील कुमार एक बार पुनः आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ। साथियों, आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि राजनीति का अर्थ क्या होता है, राजनीति की शुरुआत कैसे हुई और राजनीति विज्ञान के जनक कौन है। इन सारी बातों को समझेंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने जाना था कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। ये जो छोटे छोटे हमारे टॉपिक हैं, इन सबको समझते हुए हम लोग चलेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत का संविधान, उसका संवैधानिक विकास कैसे हुआ, भारतीय संविधान बनने की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई, उन सब का हम लोग विस्तृत अध्ययन आगे की क्लास में करेंगे। चलिए हम लोग समझते हैं राजनीति का अर्थ। देखिए, ये जो राजनीति शब्द है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको अंग्रेजी में पॉलिटिक्स बोलते हैं, पॉलिटिक्स बोलते हैं। अब ये पॉलिटिक्स जो है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द था। ग्रीक भाषा का एक शब्द था पॉलिस। ग्रीक भाषा का एक शब्द था पॉलिस, इसी से पॉलिटिक्स बना। ठीक है, पॉलिस का अर्थ है नगर या राज्य, नगर या राज्य। देखिए, प्राचीन समय में ग्रीक में छोटे छोटे नगर होते थे, राज्य होते थे। अब इन्हीं नगर या राज्यों की स्थित कार्यप्रणाली गतिविधियों का अध्ययन किया जाता था, और इस अध्ययन को क्या बोला जाता था? पॉलिटिक्स बोला जाता था। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं हम लोग। देखिए, ये राजनीति जो है, आप इसमें देखेंगे दो शब्द हैं, एक राज्य है, दूसरा है आपका नीति। एक राज्य है, एक नीति। राज्य और नीति। नीति मतलब होता है नियम या कानून, नियम या कानून। अब देखिए, राज्य को कैसे हम लोग समझेंगे? राज्य का मतलब होता है, राज्य के लिए चार आवश्यक तत्व होते हैं जो राज्य का निर्धारण करते हैं। अगर ये चारों नहीं होंगे तो किसी राज्य का निर्धारण नहीं होगा। देखिए, राज्य के निर्धारण के लिए जो चार आवश्यक तत्व होते हैं, पहला होना चाहिए निश्चित भूभाग। निश्चित भूभाग, और इस निश्चित भूभाग पर जनसंख्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? जनसंख्या, एक निश्चित जनसंख्या होनी चाहिए। अब इस राज्य को चलाने के लिए, यहाँ पर नियम या कानूनों को लागू करने के लिए क्या होनी चाहिए? एक सरकार होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? राज्य जो होना चाहिए संप्रभु होना चाहिए। संप्रभुता, जिसको बोलते हैं क्या? संप्रभुता। तो किसी भी राज्य के निर्धारण के लिए ये चार आवश्यक तत्व हैं, बिना इनके किसी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो राज्य में क्या होता है? एक निश्चित भूभाग होती है, जनसंख्या होती, सरकार होती, संप्रभुता होती है। संप्रभुता का अर्थ होता है किसी के इच्छा के अधीन ना रहना, स्वयं की इच्छा के अधीन रहना। अर्थात ये कहने का मतलब है कि हम अपनी इच्छाओं से फैसले लेने के लिए स्वतंत्र हैं। अपने राज्य में हम अपनी इच्छा से कोई भी नियम लागू कर सकते हैं। ठीक है, किसी नियम को समाप्त कर देते हैं। हम अपनी इच्छा के स्वयं के मालिक हैं, हम स्वयं के प्रभु हैं। ठीक है, हमारे ऊपर किसी का अधिकार नहीं, हम किसी की इच्छा से शासित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अब नियम या कानून। अब ये राज्य है, राज्य में देखिए सरकार भी है। ठीक है, अब ये सरकार क्या करेगी? कुछ नियम या कानून लाएगी, कुछ नीतियां लाएंगी, जिससे राज्य का क्या होगा? संचालन होगा। तो राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम या नीतियों या कानूनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? राजनीति बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और समझने का प्रयास करते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने तो ये इस समय की बात देखा कि इस समय क्या हो सकती है राजनीति की परिभाषा, लेकिन क्या राजनीति का शुरुआत एकदम आरंभ से हो गया होगा जब मानव की उत्पत्ति हुई? क्या तभी से मानव ने राजनीति करना शुरू कर दिया? नहीं। जब प्रारंभिक मानव, जब हम लोग देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति आज से लगभग 40 लाख वर्ष पूर्व या उससे अधिक मानी जाती है, कि प्लायोसीन युग में मानी जाती है मानव की उत्पत्ति। और ऐसा माना जाता था कि ये प्राइमेटस, जिसको नर बानर बोला जाता था, उनसे क्या हुआ है, आज के जो आधुनिक मानव हैं
उनकी उत्पत्ति हुई है। प्राइमेटस मतलब नर बानर, जिसमें आपके स्तनधारी जीवों को रखा जाता था, जिसमें कपिल, लंगूर, ये सारे क्या आते थे, उसी के अंतर्गत आते थे। अब जब हम देखेंगे जो प्रारंभ का मानव था उसमें अंदर इमोशन नहीं था, ना उसको कपड़े पहनने का ढंग था, ना घर बनाना जानता था, गुफाओं में रहता था, अपने दिमाग का प्रयोग करना नहीं जानता था। ठीक है, उसका सिर्फ एक मेन उद्देश्य होता था, भोजन की तलाश करना, भोजन मिल जाए बस, कुछ ज़्यादा सोचता नहीं था। लेकिन फिर धीरे धीरे जब मानव का कर्मिक विकास होता है तो हम लोग देखते हैं लगभग नवपाषाण काल के आसपास मानव अपने आप को विकसित कर लेता है। नवपाषाण काल देखेंगे क्या होगा। नवपाषाण काल में मनुष्य आग का प्रयोग करना जान जाएगा, आग का प्रयोग करना जान जाता, पहिए का आविष्कार कर लेता है। ठीक है, और जैसे हो जाता हथियार इसके कैसे हो जाते हैं, धारदार नुकीले हो जाते हैं। जानवरों को पालतू बनाना सीख जाता है। ठीक है, कृषि करना जान जाता है। तो इन सब के आविष्कार से जब क्या होता है, मनुष्य का जीवन अस्थायी हो जाता है, मनुष्य का जीवन अस्थायी हो जाता है, मनुष्य का जीवन अस्थायी हो जाता है। वो समूह में रहने लगता है, एक साथ रहने लगता है। अब जब मनुष्य समूह में रहने लगेगा तो किसी ना किसी बात को लेकर विवाद होगा, झगड़ा होगा। ठीक है, तो इनका निपटारा कैसे हो। ठीक है, तो इनके निपटारे के लिए तो कुछ नियम या कानून बनाए जाएंगे। तो यहीं से क्या होती है, राजनीति की शुरुआत मानी जाती है। अब जैसे हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे हम लोग मान लेते हैं एक कोई गांव है, एक कोई गांव है। अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी गांव हो उसमें विभिन्न विभिन्न धर्म के लोग होते हैं, विभिन्न विभिन्न जात के लोग होते हैं, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, ये किसी गांव, देश, वहाँ की विशेषता होती है कि देश में विभिन्न धर्म, जाति, समुदाय के लोग होते हैं। ठीक है, अब गांव होगा तो गांव में क्या होगा, जंगल होगा, जमीन होगी, और क्या होगा, जमीन होगी तो तालाब होगा, जंगल, जमीन, तालाब होगा। अब मान लेते हैं ये जो गांव है इसमें 100 घर हैं, इसमें 100 घर हैं, इसमें 100 घर हैं और हर घर में 10 व्यक्ति हैं, हर घर में 10 व्यक्ति हैं। तो गांव की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो गांव की जनसंख्या जो हो जाएगी, गांव की जनसंख्या जो हो जाएगी 100 गुणे 10 बराबर 1000। अब इस गांव में 1000 लोग निवास करते हैं। अब इसी गांव में 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है ए, एक का नाम है बी। ये दोनों व्यक्ति थोड़े जबर टाइप के हैं, तगड़े हैं, हष्ट-पुष्ट हैं। ठीक है, अब इसी गांव में कहीं पर ज़मीन खाली पड़ी है, तालाब खाली पड़ा है, तो ए के मन में आता है कि इस ज़मीन पर मैं कब्जा कर लूँगा और इस तालाब पर कब्जा कर लूँगा और इसका मैं उपयोग करूँगा। अब यही सेम विचार बी के दिमाग में भी आता है, बी भी यही सोचता है और इसी बात को लेकर दोनों में क्या होती है, लड़ाई हो जाती है। अब इन दोनों का ये जो विवाद हुआ है, जो लड़ाई हुई है, इनका निपटारा कैसे हो। ठीक है, शुरू में तो कोई नियम कानून नहीं थे, तो क्या करते हैं, इस गांव में कुछ बुजुर्ग रहते हैं, वो कहते हैं अच्छा झगड़ा मत करो, इस गांव में जितने घर हैं सभी घरों से एक एक सदस्य भेजे जाएं हमारे पास। तो कुछ लोग यहीं पर क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं, कुछ सदस्य क्या होते हैं, एकत्रित हो जाते हैं गांव के। अब यही जो होती है इसको क्या बोला जाता है, पंचायत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पंचायत। अब इसी में कोई सरपंच चुन लिया जाता है, सरपंच चुन लिया जाता। अब ये लोग यहाँ पर बैठकर मिलकर क्या करेंगे, कुछ नियम बनाएंगे, कुछ नियम बनाएंगे। अब इस गांव के प्रति ये लोग कुछ नियम कानून बनाएंगे। ठीक है, और क्या कहते हैं आज से इस गांव में ये नियम और कानून लागू किया जाता है और सभी लोगों को इन नियम और कानूनों का पालन करना पड़ेगा, और जो इन नियम और कानूनों का पालन नहीं करेगा उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, तो यही क्या है, राजनीति है। कुछ व्यक्ति एकत्रित होकर कहीं पर किसी गांव के लिए, किसी देश के लिए जो नियम या कानून बनाते हैं, जो नीतियाँ बनाते हैं, वही क्या कहलाती है, राजनीति कहलाती है। जैसे मान लीजिए हमारा देश है, भारत देश, ये भारत देश है अपना। ठीक है, यहाँ पर अपने भारत देश की संसद है, ठीक है। अब इस संसद ने क्या कहा, मान लेते हैं भारत में जैसे यहाँ पर 100 घर थे, भारत में मान लेते हैं 542 घर हैं।
542 घर ने, अब संसद ने कहा कि हर घर से एक एक व्यक्ति चुनकर यहाँ पर भेजे जाएं। अब यहाँ से लोगों ने क्या किया, एक एक सदस्य चुनकर यहाँ पर भेज दिया। अब ये लोग यहीं संसद में बैठकर क्या करते हैं, देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, ठीक है, देश के लिए नियम कानून बनाते हैं, निर्णय लेते हैं देश के प्रति, उसके मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। तो यही क्या कहलाती है, राजनीति कहलाती है। अर्थात कुछ व्यक्तियों द्वारा मिलकर, ठीक है, उस राज्य के लिए, उसके संचालन के लिए कुछ नियम या कानून बनाए जाते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं। ठीक है, परिभाषा इसकी क्या हो जाएगी, ठीक है, राजनीति में दो शब्द होते हैं, राज्य प्लस नीति, अर्थात राज्य के संचालन के लिए कुछ नीति या नियम बनाए जाते हैं, जिसको राजनीति बोलते हैं। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोगों को आज की क्लास समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।